हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर और जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच करेंगे वही क्वेश्चन हम करेंगे। यानी कि करंट अफेयर जो उस समय करंट अफेयर है और जो सिलेबस से बाहर है वर्तमान सिलेबस के अनुसार उनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था कि 10 से 15% जो पेपर के क्वेश्चन हैं, अगर यदि आप 10 से 15 साल के पेपर हॉल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 10 से 15% सीधे सीधे प्रश्न मिल जाते हैं। मैं पेपर में ही सॉल्व करते समय बता देता हूं कि ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, देखेंगे आप यहाँ भी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स, यदि आप एमपीपीएससी 2025 का प्री देना चाहते हैं तो जो है हम एक एफएलटी करवा रहे हैं जिसमें मैंने 10,000 प्रश्नों का टारगेट रखा हुआ है। अभी मैं जो है एफएलटी करवा रहा हूँ, लगभग 20 एफएलटी करवाऊंगा। इसके बाद जो है यूनिट वाइज 5-5 प्रत्येक यूनिट की एफएलटी करवाऊंगा। इसके बाद जो है 10 एफएलटी जो है सभी यूनिट को मिलाकर के कराई जाएंगी जो मॉडल पेपर पर बेस होंगी। चलिए आप जो वहां पर जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। चलिए अपने पेपर की बात करते हैं। आज का जो फ्रेंड्स है पेपर है वो हमारा पेपर कब का है, ये पेपर है दोस्तों 2018 का पेपर है। चलिए इसे हल करते हैं। तो हमारे पास में जो पहला प्रश्न है, देखिएगा, मुझे लगता है थोड़ा जूम कर लेना चाहिए ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। चलिए आई थिंक आपको जो है अब सही दिखाई देगा। आपके सामने जो है पहला पेपर जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि जो है, तो एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। आपके सामने जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का जो नाम है आपका शाह बुलबुल है, जिसे पैराडाई ट्राई कैसर भी कहते हैं। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और हमारा जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो है कि एनजीटी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों एनजीटी एक पर्यावरण से संबंधित संस्था है जिसका पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, देखिएगा थोड़ा थोड़ा अंतर दिया हुआ है। आप जानते हैं कि एनजीटी दोस्तों अभी तक आयोगों वाले सिलेबस में था, परंतु फिर भी एक जो हमारे पॉलिटी वाले सिलेबस में मेंशन है कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के निकाय, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसकी स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 के तहत की गई थी। यह एक दोस्तों क्या है, पर्यावरण न्यायालय है। इसे हिंदी में जो है राष्ट्रीय जो है हरित प्राधिकरण कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न हमारे तीसरे नंबर का प्रश्न है और तीसरे नंबर में क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे पहले जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सिक्किम राज्य जो है वह राज्य है जो जैविक खेती पर आधारित पहला राज्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश दोस्तों सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जैविक कृषि करने वाला राज्य है। चलिए फ्रेंड्स, किसी प्रकार की टेक्निकल इशू हो, वॉइस इशू हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्लास में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कैसी होगी, जो है बाद में कई बार जो है मुझे दोबारा भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो आप लोग जरूर बता दीजिए करिएगा। इतना जो है इतना सहयोग करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने जो चौथे नंबर का प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि जो मेट्रोपॉलिटन शहर में मतलब कि बड़े शहर जो होते हैं उनमें से कौन सा मुख्य जो है वायु प्रदूषक होता है। तो दोस्तों ऐसे बड़े शहरों में जो मुख्य वायु प्रदूषक के रूप में होता है वो कौन सा है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये होते हैं, क्योंकि यही दोस्तों बड़े बड़े जो वाहन होते हैं डीजल से चलने वाले, पेट्रोल से चलने वाले, उनसे निकलते हैं। क्योंकि बड़े शहरों में ये वाहन ज्यादा होते हैं इसलिए वहां पर यह प्रदूषक मुख्यतः देखा जाता है। तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है 5वें नंबर का प्रश्न देखेंगे और 5वें नंबर का हमारे पास में जो प्रश्न है, जस्ट मिनट हम अभी निकाल रहे हैं। चलिए 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है। क्या पूछा गया है आपसे? जो है औषधीय फसल के बारे में पूछा गया है कि कौन सी जो है औषधीय फसल है। तो आप क्या बताएंगे कि औषधीय फसल के अंतर्गत जो आती है फ्रेंड्स वो कौन सी है? आपकी गन्ना हो जाएगी, घृत कुमारी हो जाएगी, कपास हो जाएगा, महुआ। इसका सही जवाब क्या होगा? आपका जो घृत कुमारी है दोस्तों यह है आपकी क्या है, एक औषधीय फसल। चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं और 6 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि हरे पौधे जो होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में हो जाता है। तो फ्रेंड्स यह सौर ऊर्जा आपकी रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है।
आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके जो है ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो एक ये रासायनिक क्रिया जो हो जाती है यहाँ पर और रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है और ऑक्सीजन जो है सहायक उत्पाद के रूप में निकलती है। चलिए अगले 7 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं और 7 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य जो है किसी ध्वनि को जो है 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है और न्यूनतम 20 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंगों से लिया गया प्रश्न है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, वही एक्स्ट्रा क्यों हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 8 नंबर का प्रश्न है जिसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि गंगा का क्षेत्र जो है उपजाऊ क्षेत्र है, असम क्षेत्र भी मैदान है, मध्य भारत का क्षेत्र भी दोस्तों चंबल का मैदानी क्षेत्र है। यद्यपि ये सूखा क्षेत्र है मध्य भारत का क्षेत्र, परंतु यहाँ पर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। सिंधु का जो मैदान है वह क्या है दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, 9 नंबर में पूछा जा रहा है। चलिए जो आपके सामने 9 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है आपका सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल को जो है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास जो 10 नंबर का प्रश्न है वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ये प्रश्न मुझे लगता है डिलीट करना चाहिए, ये प्रश्न जो है आपका सही नहीं होगा क्योंकि उस समय का ये करंट अफेयर का पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, तो ये प्रश्न आप क्या है नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न जो है वो है 11 नंबर का प्रश्न। ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, इससे भी आपका कोई संबंध नहीं है। चलिए बात करते हैं 12 नंबर के प्रश्न की, एक मिनट रुकिएगा। तो 12 नंबर का आपका प्रश्न है, ये भी आपका जो है करंट अफेयर से संबंधित है प्रश्न है, इसमें भी आपका कोई जरूर नहीं, ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। तो 13 नंबर भी कोई नहीं है। अगली बात करते हैं 14 नंबर का, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो दोस्तों सदस्य हैं इसे आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसके जो दोस्तों सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें अगर देखेंगे आप कितने सदस्य हैं तो आप बता सकते हैं कि 190 सदस्य हैं वर्तमान में, परंतु उस समय के अनुसार कुछ और आंसर हो सकता है। जो वर्तमान में इसका सही जवाब होगा क्या होगा, 190 प्रश्न जो है इसके सही जवाब होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं थी। दोस्तों यह भी आपका करंट अफेयर का ही उस समय का प्रश्न है, इससे भी नहीं किया जाएगा। अगली बात की जाएगी 16 नंबर के प्रश्न की। तो 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में जो राज की, ये भी आपका करंट अफेयर का ही प्रश्न है, इसे भी नहीं देखेंगे। हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, जीएस के प्रश्न देख रहे हैं ताकि हमें जो है, अगली बात करें 17 नंबर का, क्योंकि ये प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं, ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है 17 नंबर का। चलिए इधर देखिएगा इस साइड वाले, तो ये वाले प्रश्न दोस्तों करना है आपका। जो आपका ये देखिएगा 20 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन काल में जो किस वर्ण को सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न है आपका, जो सार्थवाह के नाम से दोस्तों जानते थे, वैश्य वर्ण को जानते थे, क्योंकि सार्थवाह यहाँ पर जो एक श्रेणी होती थी व्यापार करने संबंधित थे और व्यापार जो है वैश्य वर्ण के लोगों द्वारा किया जाता था। अगले प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, 20 नंबर का हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पिछले देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, कलिका पुराण जो दोस्तों किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों कलिका पुराण एक ग्रंथ है और यह जो बंगाल क्षेत्र में प्रचलित है, शाक्त धर्म से संबंधित है। आयोग द्वारा यही उत्तर माना गया था। कई लोग जैन धर्म से भी संबंधित बताते हैं, लेकिन आयोग ने जो है ऑप्शन बी सही माना था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपका दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न होगा और 21 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा गया है देखिएगा, सुंगों के पूर्वज दोस्तों कहाँ संबंधित थे। 21 नंबर में ये प्रश्न है आपका, सुंगों के पूर्वज जो है कहाँ से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब होगा सुंग वंश दोस्तों के जो पूर्वज थे वो उज्जैन से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 22 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 22 नंबर में है, शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों शेर शाह सूरी जो है सूर्यवंश का संस्थापक था
हुमायूं के बाद जो है 1540 से लेकर 45 तक शासन किया है और इसके जो संस्थापक जो शेरशाह सूरी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? शेरशाह सूरी ही थे सूरवंश के। और जो इसके दूसरे शासक बने थे वो कौन थे? आपके इस्लाम शाह थे दोस्तों। इस्लाम शाह वास्तव में इसकी पदवी थी और इसका वास्तविक नाम क्या था? जलाल खान इसका वास्तविक नाम था। चलिए अगले 23 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी उसका प्रारंभिक दौर में जो पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न है प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? ये दोस्तों उन्होंने सूरत में जो है ये अपनी प्रेसिडेंसी बनाई हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर के बाद 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर का देखने से पहले 1 मिनट आप देखिएगा, ये वाला प्रश्न है। प्लान्ड इकोनॉमी और इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 26 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। ये जो भारत के प्रथम इंजीनियर के रूप में जाने जाते हैं एम विश्वेश्वरैया जो है इसके यहाँ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर JRD टाटा का नाम जो है याद आ गया। टाटा जी का जो है अभी हाल ही में 9 अक्टूबर के दिन जो कल ही निधन हो गया है, बड़ी ही दुखद बात है। तो उन्हें जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि आप भी दीजिएगा, उनका बहुत योगदान है इस देश के लिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में 25 नंबर का प्रश्न है जो कि हमने छोड़ दिया था अभी। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? सबको दोस्तों पता होता है महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, ये बात सही है। उन्होंने लोकप्रिय बनाया था लेकिन मूल रूप से इसकी रचना जो की गई थी अरुणा आसफ अली द्वारा की गई थी। चाहे वो आपका जो जस्ट मिनट के जो चेक कीजिएगा भाई इसे अरुणा आसफ अली या फिर यूसुफ मेहर अली, तो इनमें से 2 में से उत्तर हो सकता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। साइमन गो बैक का नारा तो अरुणा आसफ अली ने दिया था। तो ये आप 2 ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो कि आपको मैं गलत उत्तर बता दूं। तो मैं हिंट कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा चेक करिए। मुझे अरुणा आसफ अली याद आ रहा है, गांधी जी को यह नारा लिख करके दिया गया था, उन्होंने फिर लोकप्रिय बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने और वो प्रश्न क्या है देखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं? तो आप जानते हैं जो चरण पादुका नरसंहार था उसे मध्य प्रदेश से क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दोस्तों यह है जनवरी जो है 1931 ईस्वी में हुआ था, छतरपुर जिले में हुआ था मध्य प्रदेश के। और यहाँ पर जो एक सभा आयोजित की जा रही थी, उस सभा पर जो है गोली चलाई गई थी। इसी को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास में कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको दोस्तों पता होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगली बात करते हैं, प्रश्न है 29 नंबर का कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार दोस्तों बात करें तो यहाँ पर कार्डमम पहाड़ी, जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है? भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। नल्लामलाई पूर्वी घाट में है और नीलगिरी आपकी खुद एक पर्वत श्रेणी है जो दोस्तों दोनों के मिलन से बनती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अन्नामलाई जो है ये आपकी एक पर्वत श्रेणी है, दक्षिण घाट के अंतर्गत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाई नदी है। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों से सीमा साझा करते हैं? दिए गए ऑप्शन के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका क्या हो जाएगा? सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं इधर वाले प्रश्न देख लेते हैं। और इधर वाले जो प्रश्नों में पूछा गया है आपसे वो है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, पाक जल डबरू मध्य जो है दोस्तों यह है कहाँ पर स्थित? ये पूछा गया है। पाक जल संधि है एक प्रकार की, यह है, आप नाम से मत जाइए भारत पाकिस्तान की मध्य होगी, ये भारत और श्रीलंका के मध्य जो दोस्तों स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने का कार्य करती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 33 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है? 33 नंबर के प्रश्न में कि जो ITCZ होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है, यह एक क्या है? निम्न वायु दाब पेटी है, कहाँ स्थित होती है? ये पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, चलिए समझाने में भाई टाइम लग जाएगा, यहाँ पर चित्र बनाने में बात करूंगा मैं। जो आप FLT देखते हैं ना वहां पर, उसमें आइएगा, यकीन मानिएगा बहुत मैं डिटेल समझाता हूँ, हर क्वेश्चन को इस प्रकार समझाता हूँ कि उससे पूरा टॉपिक ही आपका क्लियर हो जाता है और सभी महत्वपूर्ण फैक्ट एक जगह मिल जाते हैं। तो वो जरूर देखिएगा आप यदि MPPSC का पेपर इस बार क्लियर करना चाहते हैं। और जिस दिन देख लेना पेपर होगा उस दिन मैं 75 क्वेश्चन जो है अपने ही टेस्ट सीरीज से और अपने ही जो मूल्यांकन से दिखा दूंगा कि ये 75 क्वेश्चन जो है यहाँ से हैं, जिस चीज की मैं गारंटी लेकर के देता हूँ। अगली बात की जाए, जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है यह दोस्तों कहाँ पर स्थित होता है? भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 34 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अगर देखा जाए दोस्तों यह मंडला और बालाघाट में पड़ता है और यह आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करते हैं आपका 35 नंबर के प्रश्न की, और जो 35 नंबर का प्रश्न है देखिएगा, चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों नेपानगर जो है आपका बुरहानपुर में स्थित है और अखबारी कागज के लिए जाना जाता है नेपानगर का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी दिशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो दोस्तों ये सारा 80 डिग्री की अगर बात की जाए तो आपका जबलपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। यद्यपि 82 डिग्री की बात करेंगे तो वहां पर रीवा सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं 37 नंबर के प्रश्न की। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना 2017 की या 14 की योजना है दोस्तों, यह है सागर जिले के खुरई से प्रारंभ की गई थी और यह जो है किसानों के भाव फिक्स करने के लिए, मतलब फसल के भाव फिक्स करने के लिए यह योजना थी, किसानों से संबंधित। अगली बात करते हैं 38 नंबर का प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा जो बल है यानी कि बीएसएफ जो होती है, फोर्स होती है, यह है मतलब क्या कार्य करती है, किन देशों की सीमाओं की रक्षा करती है? तो दोस्तों यह जो भारत की बांग्लादेश बॉर्डर है और पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पर सीमा साझा करती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर सीमा साझा करती है। बात की जाए, चलिए खैर इतना ही ठीक है। भारत भूटान पर दोस्तों पाकिस्तान भूटान ही नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, पीछे वाले देख लेते हैं, जो कि एक साइड में दोस्तों दो प्रश्न रहते हैं, मैं जो है एक साइड कराता हूँ क्योंकि मैंने क्लास देखी थी, थोड़ा सा कम दिखता है इसलिए इनको जूम करके जो है ताकि क्लियरिटी समझ में आ सके, इसलिए जो है बड़े करके अक्षर में दिखा रहा हूँ। तो जो आपका प्रश्न है अगला वो है 39 नंबर का प्रश्न देखिएगा, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? दोस्तों एनडी ओझा रहे हैं, पीवी दीक्षित भी रहे हैं, जीडी दीक्षित भी रहे हैं, लेकिन जीडी दीक्षित जो है एनडी ओझा, जीडी दीक्षित इसके नहीं रहे हैं, जीपी सिंह रहे हैं कार्यवाहक राज्यपाल, गुरु प्रसन्न सिंह। अगली बात करते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं 40 नंबर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश विज्ञापित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स जो आर्टिकल 213 है ये राज्यपाल को विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर का, मुझे लगता है ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसे जो है कोई दिक्कत नहीं छोड़ देते हैं। अगली बात करते हैं 42 नंबर के प्रश्न की, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? इसी प्रकार के फैक्ट एमपीपीएससी पूछती है, नए नए प्रकार के पता नहीं चलते थे दोस्तों। आपका 1951 में जो है यह पद सृजित किया गया था। कब किया गया था? 1951 में जो है संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है जो है तो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे क्या पूछ रहा है कि दोस्तों एक साइड आर्टिकल दिए हुए हैं और एक साइड दिए हुए हैं कि वहां की जो राज्यपाल हैं उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो किस राज्य के राज्यपालों किस अनुच्छेद में अधिकार दिए गए हैं तो वहां पर आप देखेंगे तो ये आपका जो है 371 ए यानी कि का नागालैंड सही है, 371 बी जो है दोस्तों असम भी सही है, 371 सी में ये गलत है, सी दोस्तों ये मणिपुर के लिए प्रावधान करता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए प्रावधान करता है? जो यह है आपका मणिपुर के लिए प्रावधान करता है और यहाँ पर मेघालय के लिए बताया गया है। डी जो है आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स वर्तमान में तो हालांकि कुछ और हो चुकी होगी, लेकिन उस समय के अनुसार इसका उत्तर क्या है आपका 84 है, शायद ये वर्तमान में बढ़ चुकी है, आप देखिएगा 84 ही नहीं होगी। अगली बात करें दोस्तों 45 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है राज्यसभा स्थान और उसे जो है कहता है कौन सुमिलित नहीं है, कि शायद स्थान दिए हुए हैं, एक सफल राज्य दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 18 है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ की जो राज्यसभा सीटें हैं आंध्र प्रदेश की वो कितनी है? 11 है, इसका यही सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा में 10 सही है, तमिलनाडु में 18 सही है, महाराष्ट्र में 19 सही है। अगली प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हमारे पास में 46 नंबर का प्रश्न देखिएगा, जिसमें पूछा जा रहा है कि जो लक्ष्मीबाई मध्य प्रदेश का संस्थान है एक दोस्तों, राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये ग्वालियर में स्थित है और इसकी स्थापना को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। फैक्ट पूछती है एमपीपीएससी ज्यादा, तो आप यहाँ पर देखिएगा 1957 में जो है इसकी स्थापना
की गई थी, जो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान है ग्वालियर में। चलिए 47 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 47 नंबर पूछा गया है कि n% दोस्तों किस खेल से संबंधित है। वर्तमान में जो है दोस्तों इसका सिलेबस थोड़ा छोटा कर दिया गया है खेल क्षेत्र का। यह जो है आपका यह जो आपका है क्या बता रहा हूँ, शतरंज से संबंधित खेल है। किससे है? शतरंज से संबंधित n% जो है एक चाल होती है। चलिए 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं और आपका 48 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। दोस्तों आप क्या बताएंगे कि जो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था यह आपका जो है विश्वनाथ आनंद जी को प्रदान किया गया था। यह शतरंज का ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने 48 के बाद जो है आपका 49 नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे पूछा गया है कि लिबरो जो है किस खेल से संबंधित है। दोस्तों लिबरो एक खिलाड़ी होता है विशेष तौर पर, और ये जो है आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। चलिए 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर पूछा गया है कि प्रथम बार जो है 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था। दोस्तों जब मैंने पहली बार MPPSC का एग्जाम दिया था 2020 में, तो मेरा यही क्वेश्चन गलत हुआ था। मैं ये नहीं समझ पाया था जल्दी जल्दी में कि द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है या राज्य स्तर पर मिलता है, और मैंने मध्य प्रदेश समझ करके इसे लगा दिया। यद्यपि ये दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाला पुरस्कार है, तो मेरा एक क्वेश्चन नंबर से जो है उसी टाइम पर रुक गया था। हालांकि बाद में जो है मेरा निकल चुका था। आगे बात करते हैं। चलिए किसे दिया गया था पहली बार दोस्तों पुरस्कार बात करें, OM नामबियार और ओम प्रकाश भारद्वाज और BB भागवत, तीनों को दिया गया था। तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, मैराथन रेस की दूरी पूछी गई है। दोस्तों कितनी होती है मैराथन रेस की दूरी? मैराथन रेस की अगर दूरी की बात करेंगे तो यह दूरी आपकी जो देखिए कितना नजदीक ऑप्शन दिया है, 42 किलोमीटर और थोड़ा सा ज्यादा होती है 42 किलोमीटर से 142.195 किलोमीटर ऐसी कुछ दूरी होती है। तो इसका ये 42 तो नहीं होगा भाई, ये वाला आपका सही हो जाएगा। 42 किलोमीटर में जो है 26 मील होती है, तो ये 26 मील 385 का जिसका सही है, बहुत नजदीक ऑप्शन है। किलोमीटर में इसी को नापेंगे तो कितनी निकल करके आएगी? 42 किलोमीटर और दशमलव में आपका 19 निकल करके आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो 52 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों राज्यवर्धन सिंह राठौर ये कुश्ती में जीत चुके हैं पदक। सुशील कुमार भी जीता है इन्होंने, गगन नारंग भी। लेकिन गोल्ड जिसने जीता है अकेले वो कौन से व्यक्ति हैं? अभिनव बिंद्रा 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे वहां पर इन्होंने जीता हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने 56 नंबर देखिएगा, जिसमें पूछा गया है आपसे कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है। लगातार दोस्तों 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं जो 2015 से पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ तो वहां पर मुझे 3 जगह ये प्रश्न देखने को मिल चुका है। तो आप क्या बताएंगे धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? महादेव श्रेणी में स्थित है। अगर दोस्तों सतपुड़ा मिल जाता है और महादेव नहीं मिलती, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलती है, तब भी उस सतपुड़ा में लगाएंगे। यदि आप राज्य पूछेंगे तो मध्य प्रदेश, यदि आप जिला पूछेंगे तो होशंगाबाद में मिल जाएगी। ऊंचाई 1350 मीटर मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके पहले वाला जो है ये पूछा गया है मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी जो है घाटी नहीं है। क्या मतलब है भाई? कौन सी घाटी घाटी नहीं है, क्या मतलब है? मतलब कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, ऐसा प्रश्न था फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा तो ये जो है आप देख पा रहे हैं, चंबल घाटी जो है इसके अंदर भ्रंश घाटी नहीं है, और बाकी दी गई ऑप्शन में नर्मदा सोन ताप्ती जो भ्रंश घाटी के अंतर्गत प्रवाहित होती है। चलिए अगले देखते हैं, और इसके पहले वाला एक प्रश्न और था भाई जो छोड़ दिया है। 54 नंबर का प्रश्न है, वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री सभी मिल चुके हैं। तो खिलाड़ी दोस्तों बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ी हैं, ये पुलेला गोपीचंद को मिल चुका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका 57 नंबर का प्रश्न है और देखते हैं। तो देखिएगा जस्ट आ चुका है जो 57 नंबर का प्रश्न देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सी चंबल में नहीं मिलती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? क्षिप्रा मिलती है, ये आपकी काली सिंध में मिल जाती है। बेतवा दोस्तों ये यमुना में सहायक, यमुना की सहायक नदी है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपका जो देखिएगा 58 नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान से सीमा छूता है। तो दोस्तों वह है आपका जिला गुजरात और राजस्थान से पूछा गया है, तो झाबुआ जिला आपका सही है। गुजरात और महाराष्ट्र पूछता तो अलीगढ़ था।
अगली बात करते हैं 59 नंबर के प्रश्न की, जिसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। ये प्रश्न आया हुआ है, ये भी दोस्तों दूसरी बार शायद प्रश्न रिपीट हुआ है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, आपकी मानसूनी जलवायु, भारत की तरफ जो है इसकी मानसूनी जलवायु है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर जो 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है गुजरी महल किसने बनवाया था। दोस्तों ये ग्वालियर में स्थित है, वर्तमान संग्रहालय के रूप में है, और इसे राजा मान सिंह तोमर द्वारा जो है बनवाया गया था, अपनी गुजरी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। अगली बात करते हैं जो आपका 61 नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है क्या कि मध्य प्रदेश जो है दोस्तों किस जिले में जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। तो अलीराजपुर में जो है जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत जो क्या है आपका सर्वाधिक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जो एक और छोटा पीछे मलाजखंड है, इसे पूछा गया है कि मलाजखंड किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों ये बालाघाट में स्थित खदान है, और यह जो है तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है आपसे जो पूछा गया है NH3, दोस्तों ये वर्तमान में चेंज हो चुका है, इसे भी कोई जरूरी नहीं करके आगे बात करेंगे। ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है, 64 नंबर भी। 65 नंबर में देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो दोस्तों आप जो है इसमें देखेंगे तो डिंडोरी जिले का लिंगानुपात जो है 1000 से अधिक है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, इनका 4 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 1000 से और लिंगानुपात जो है 1000 से अधिक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न जो है, अगले प्रश्न देखेंगे। आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों ये 1965 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश, ये देख लेते हैं भाई, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों यह है आपकी 2000 जो है 10-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। छोटे छोटे गांवों को पक्की सड़कें प्रदान करने के लिए जो 3 किलोमीटर के दायरे के हैं उनको दी जाएगी। अगली बात करते हैं, ये इंक्यूबेशन भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है, पॉलिसी उस समय की है। अगला देखते हैं भाई, चलिए कंप्यूटर संबंधी प्रश्न है यहाँ पर, और जिसमें पूछा गया है आपसे, ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, जनवरी 2018। 72 नंबर का देखते हैं, 72 नंबर में अटल ज्योति, ये भी करंट अफेयर संबंधित है। 73 नंबर में देखिएगा, ये सही है। 73 नंबर का प्रश्न है, जहां से पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी की संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। ये आपका इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि वेबसाइट खोलने के बाद, ये दोस्तों 3 बार पूछा गया है। ये प्रश्न जो भी कर रहे हैं 74 नंबर का, पिछले जो है 2 बार पूछा जा चुका है। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो होम पेज कहा जाता है। जो वेबसाइट का पहला पेज होता है उसे क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। अगली बात करते हैं, जो अगला प्रश्न है हमारे पास में देखिएगा 75 नंबर का प्रश्न है, और जिसमें क्या पूछा गया है आपसे कि खोज क्षमता और ईमेल, समाचार, स्टॉक, कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं कौन प्रदान करता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कौन प्रदान करता है। आप सही बात हो जाएगा, आपका पोर्टल जो है से मिलती है जानकारी। 76 नंबर का प्रश्न देखिएगा, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा समान रूप में अवांछित जंक मेल का ईमेल का वर्णन करता है। दोस्तों ये आपका जो स्पैम है, ये क्या करता है, जंक मेल के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। जो फालतू के मेल आते हैं उनके लिए शब्द प्रयोग लिया जाता है। कौन सा, स्पैम शब्द प्रयोग लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 77 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर तक फैलता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों वही आपका क्या होता है, वायरस होता है। चलिए 78 नंबर में देखते हैं, और 78 नंबर का प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये भी दोस्तों क्वेश्चन 2017 के पेपर में था, आज भी रिपीट हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस का घटक नहीं है। यानी कि वीडियो कॉलिंग का वीडियो कैमरा आवश्यकता होगी, डिस्प्ले आवश्यकता होगी, टेलीफोन किसमें दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 79 नंबर में चलिएगा, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं।
तो दोस्तों साइबर अपराध की जो आवश्यक विशेषताएं हैं, एक तो जो है जो अपराधी कंप्यूटर दक्षता, मतलब जो व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है तो उसे कंप्यूटर के बारे में ज्ञान, और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का शिकार की अभिज्ञता, मतलब जो कंप्यूटर व्यक्ति चला रहा है, जो ठगने वाला है, जो मतलब इसका लॉस होने वाला है, उसे इस चीज की जानकारी नहीं होती है कि ये जो है नुकसानदायक है। यही विशेषता हो जाएगी। अगली बात करते हैं, 80 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है कि किसी जो है शब्द का आशय एक ऐसे व्यक्ति से जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य से जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, वह दोस्तों क्या होता है? आपका हैकर होता है। क्या होता है? हैकर, या यूं कहे क्रैकर इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? जो मतलब नुकसान के उद्देश्य से होता है उसे क्रैकर कह देते हैं। जो हैक तो करता है लेकिन अच्छे कार्य के लिए करता है, वो क्या होता है? आपका हैकर होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो पीछे हमारे छूटे हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों सभी मुझे लगता है अधिनियम वाले प्रश्न आ गए, तो अब आपके इस प्रश्न समाप्त हो गए हैं। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों ये आपका डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है। अभी मैं आपको उदाहरण इसका बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा। कभी ना कभी आपने ब्राउजर खोला होगा और ब्राउजर में इतने सारे एड्स आ जाएंगे, इतने एड आ जाएंगे कि आप जो है जिस काम के लिए गए थे वो आपको दिखाई ही नहीं देगा। यही क्या होता है? आपका डिनायल ऑफ सर्विस होता है। तो इसमें दोस्तों और देखते हैं प्रश्न जो हमारे काम के हों। तो ये एक्ट वाले प्रश्न है, एक्ट वाले प्रश्न नहीं हम करेंगे। ये चलिए ये भी एक्ट वाले प्रश्न है। पहले आयोग होते थे, अधिनियम होते थे सिलेबस में, वो उस समय के हैं, ये भी हैं। चलिए चलिए ये भी अधिनियम से संबंधित भी हैं। चलिए तो आपको मुझे लगता है प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ये प्रश्न फ्रेंड्स जो है कंप्लीट हो गए 2018 का पेपर। हम कर रहे हैं पेपर, और जो मैंने वादा किया था कि मैं पूरे पेपर सॉल्व करवाऊंगा वो करवा रहा हूं। आवश्यकता पड़ेगी यदि समय रहेगा दोस्तों, और हाल ही में जितने भी एमपीपीएससी पेपर ले रही है तो कैसे प्रश्न पूछ रही है उन्हें भी हम करेंगे, ताकि हम 2025 को जो है दोस्तों सेव कर सकें। कि सेव करना जरूरी है दोस्तों। यदि आप प्री निकाल लेते हैं ना तो मेंस की तैयारी करने में मन लगता है। जब मेंस की तैयारी एक बार कर लेते हैं ना तो आप जो है बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, फिर आपको जो है एमपीपीएससी निकालना आसान हो जाता है जब आप एक बार मेंस की तैयारी कर लेते हैं। भले ही आपका टेस्ट ना निकले, यद्यपि बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, चाहिए रियल लाइफ समझ में आ जाती है। तो जब तक प्री नहीं निकलेगा तब तक आप मेंस नहीं पढ़ेंगे। मैं भी सोचता था कि भाई पहले से मेंस पढ़ेंगे, लेकिन दे रहा हूँ 4-5 बार दिया है भाई, मेंस पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि प्री नहीं निकलता उतना अच्छा से मोटिवेशन नहीं मिलता मेंस पढ़ने का। प्री निकलना जरूरी है, और जब एक बार प्री निकल जाता है तो फिर हमें लगता है कि ठीक है भाई अगली बार जो है मेंस पढ़ लेंगे और प्री निकल जाए। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो पीएससी की तैयारी करते हैं तो जरूर जुड़िएगा हमसे। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।